बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 तक देख लिया था। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ये हमारा लेक्चर नंबर 19 है। क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। शहजाद टेक्सटाइल लिमिटेड परचेज अ प्लांट फॉर ₹1 million on 1st Jan 2007. The plant has estimated useful life of 20 years with no residual value. मीन्स अगर इसको बेचेंगे तो कोई भी पैसे हमें नहीं मिलेंगे। उसके बाद से STL, द शहजाद टेक्सटाइल लिमिटेड, uses the revaluation model for the subsequent measurement of its PPE. The detail of revaluation performed by the independent valuer is सर कब करवाई गई सर रिवैल्यूएशन 31 दिसंबर 2007 के अंदर। फेयर वैल्यू कितनी है सर इसकी 1.5 मिलियन। ऑन 31 दिसंबर 2010 आप मीन्स 2007 के बाद सर 3 साल के बाद क्या हुआ, द प्लांट इज नाउ ऑब्सलीट एंड देयर फॉर द वैल्यू इन यूज एंड द फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल आर रुपीज 700,000 एंड 600,000। मीन्स ये आपके लिए क्या बन जाएगी, ये आपके लिए बन जाएगी वैल्यू इन यूज और ये आपके लिए क्या है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। रिक्वायर्ड क्या है सर हमें, रिक्वायर्ड है द जनरल एंट्रीज टू द अबव ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ द डेट ऑफ एक्विजिशन टू द ईयर एंडेड 31 दिसंबर। ठीक है, हमने पहले भी बात कर चुके हैं कि रिवैल्यूएशन परफॉर्म करना कंपनी की अपनी चॉइस होती है, अपनी मर्जी होती है, लेकिन इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करना, इम्पेयरमेंट चेक करना कि वाकई आपका एसेट इम्पेयर हो चुका है, जैसे इंडिकेशन वगैरह में पड़ी थी कि एक्सटर्नल इंडिकेशन होगी या इंटरनल, अगर वो होती है, इंडिकेशन मिलती है तो आपको इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करना लाजमी है, और कोई अगर इम्पेयरमेंट होती है तो आपको चार्ज करना भी लाजमी है। तो यहाँ पे 2010 के अंदर क्या एक हिंट मिल रही है मुझे कि मेरा एसेट क्या हो चुका है, ऑब्सलीट हो चुका है, नीचे एक इंडिकेशन है मेरे पास कि मेरा एसेट इट माइट बी इम्पेयर। तो मुझे क्या मालूम करनी पड़ेगी, मेरा एसेट का कैरिंग अमाउंट एंड मेरे एसेट का रिकवरेबल अमाउंट कितना आ रहा है। और रिकवरेबल अमाउंट हमें निकालना आता है कि कंपेयर करते हैं फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एंड सेकंड वैल्यू इन यूज को, जो भी इसमें से हायर होगा वो मेरे लिए क्या बन जाएगा, रिकवरेबल अमाउंट। और जब से हमने एसेट को एक्वायर किया है 1 जनवरी से लेके 1 मिलियन का, ये हमें निकालना है, इससे एंट्री रिकॉर्ड करनी है मुझे इनकी। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा, ये 15 का आंसर 1 जनवरी 2007 में से एंट्री हमने पास की होगी, प्लांट को डेबिट किया होगा 1 मिलियन से एंड बैंक या पेबल क्रेडिट कर दिया होगा हमने 1 मिलियन से। उसके बाद सर हम आए होंगे 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर 2007 में आए, हमने एंट्री रिकॉर्ड की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एंड अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट। सर लाइफ कितनी है इसकी, 20 साल। तो 1 मिलियन डिवाइडेड बाय 20, तो 1 मिलियन डिवाइडेड बाय 20 किया हमने, तो ये आया सर कोई 50,000। इसके बाद सर रिवैल्यूएशन परफॉर्म भी कब हो रही है, 31 दिसंबर 2007 के अंदर। तो रिवैल्यूएशन परफॉर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जितनी भी हमने एसेट का कॉन्ट्रैक्ट मेंटेन किया उसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो एक एंट्री पास करेंगे हम लोग, सर कॉन्ट्रैक्ट की एंट्री रिकॉर्ड हो जाएगी हमारे पास कि अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट 50,000 से एंड प्लान क्रेडिट 50,000 से। मीन्स में अपने एसेट को कितने पे ले आए हैं, सर अपने एसेट को कैरिंग अमाउंट पे लेके आ गए हम लोग। उसके बाद सर हमें इसको चेक करना है, इसके फेयर मार्केट वैल्यू से कंपेयर करना है। अगर आगे जब हम देखें तो सर मेरे एसेट का जो HC है, हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट जो है, वो आ रहा है कोई
950 से अगर हम लोग 1 मिलियन को माइनस कर दें 50,000 से, तो आ जाएगा 9,50,000। और इससे पहले कोई भी रिविजन परफॉर्म नहीं की थी, कोई पेमेंट नहीं हुई थी, तो यही मेरा क्या बना होगा सर, यही मेरा ACA बना होगा, एक्चुअल कैरिंग अमाउंट। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद आज मेरी 31 दिसंबर 2007 को मेरी फेयर वैल्यू कितनी आ रही है सर? फेयर वैल्यू आ रही है मेरे पास 1.5 मिलियन। ये मेरा अबव द HCA और अबव द ACA फेयर वैल्यू। अब अगर सर हम परफॉर्म कर रहे हैं, हमने रिवर्शन मॉडल परफॉर्म कर रहे हैं, तो सर हम इसको HC से ऊपर लेके जाएंगे, और जो भी चीज़ HC से ऊपर जाएगी वो मेरे लिए क्या होगी सर? रिवैल्यूएशन सरप्लस थ्रू OCI। तो कितना ऊपर जा रहा है ये? 1500 माइनस 950, ये आ गया 550 से। तो हमने एक एंट्री रिकॉर्ड की, प्लांट को डेबिट किया 550 से, 50,000, एंड रिवैल्यूएशन सरप्लस थ्रू OCI क्रेडिट किया हमने 550 से। यहाँ तक बात क्लियर है। ये हमारा ईयर 2007 क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं ईयर 2000, चाहे तो बाबा डेट लिख सकते हैं यहाँ पे 31 दिसंबर 7, 31 दिसंबर। लेकिन अगर एक ही डेट को काम हो रहा है तो वो पहली डेट कंटिन्यू मानी जाएगी। उसके बाद अब हमारे सर कब 31 दिसंबर 7 तक की बात कंप्लीट हो गई। उसके बाद हमारा एसेट जो हो रहा है एप्सीड हो रहा है, वो हो रहा है 10 के अंदर। लेकिन जब तक हम चलाएंगे इसको, हर साल हमें क्या करना है, डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। तो अब हम चार्ज करें हमारे ईयर 31 दिसंबर 2008 के अंदर हमने एंट्री पास की, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एंड अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट। सर अब मेरा एसेट कितने का हो गया था सर लास्ट ईयर? मीन साल के स्टार्ट में मेरी बुक्स में एसेट रिकॉर्ड हुआ होगा 1500 पे, 1500 हज़ार पे। और अब जो मेरी लाइफ बची थी सर, 20 साल आपके पास लाइफ थी टोटल, जिसको आपने एक साल यूज़ कर चुके थे। अब कितनी लाइफ बची आपके पास? 19 साल लाइफ बची। तो 1500 डिवाइडेड बाय 19 किया हमने, ये आ गया आपके पास 78,947। ये आप लोगों ने में कैलकुलेट करना है अपने पास। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एंड अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट 78,947 से हमने चार्ज किया। फिर हम क्या करते हैं सर, हमने एक और चीज़ सीखी है कि जब भी हम लोग डेप्रिसिएशन हम चेक करें सर, ओरिजिनली कितना आता है। अगर लेट से मेरा एसेट पे कोई भी रिवैल्यूएशन परफॉर्म ना हुई होती तो 50,000 आता। लेकिन आ कितना रहा है सर? आ रहा है कुछ 78,947 से। वो किसकी वजह से आ रहा है सर? वो आ रहा है मेरे पास रिवैल्यूएशन सरप्लस की वजह से। तो जितना ज़्यादा हम लोग डेप्रिसिएशन ज़्यादा आ रही है ओरिजिनल के मुकाबले में, उतना हम क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन सरप्लस से रिवर्स कर लेते हैं। क्योंकि रिटेन अर्निंग के अंदर हमारे पास एक्सपेंस ज़्यादा आ रहा है इस साल। लास्ट ईयर 50,000 का आता है, इस साल रिटेन अर्निंग में एक्सपेंस ज़्यादा आ रहा है, मीन्स प्रॉफिट मेरा कम आ रहा होगा। तो मुझे क्या करना है, प्रॉफिट को मेंटेन करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं रिवैल्यूएशन सरप्लस से निकालना है हमें। मैंने रिवैल्यूएशन सरप्लस से अमाउंट निकाला और कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, रिटेन अर्निंग के अंदर, जो हम चेंज इन इक्विटी में पढ़ के आ चुके हैं ऑलरेडी IAS 16 के अंदर। तो हम क्या करेंगे, 78,947 माइनस 50,000, ये आ गया हमारे पास 28,947, 28,947। उसके बाद या तो इसका एक और तरीका हमने सीखा है, अमाउंट कितना था हमारे पास 550 से, तो 550 को डिवाइड कर दें हम लोग सर, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ से 19, ये 19 साल का अमाउंट है सर इसके अंदर। तो 550 डिवाइडेड बाय 19 कर देते हैं हम लोग, तो अमाउंट आएगा 28,947 सेम। तो आप दो तरीक़ों से कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ तक बात क्लियर है।
उसके बाद 2009 में 10 में से सेम एंट्री पास होगी, क्योंकि हमारा एसेट जो है वो ऑब्सलीट भी कब हो रहा है, ईयर एंड पे आके 31 दिसंबर को ही आके ऑब्सलीट हो रहा है। तो मीन 3 साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी सेम आएगा, 3 साल का रिवर्सल भी हम सेम परफॉर्म कर रहे होंगे, रिटर्न से ट्रांसफ़र कर रहे होंगे। तो यहाँ हम ऐसा काम कर लेते हैं, ये सेम एंट्री पास कर लेंगे कब, 31 दिसंबर 2009 के अंदर। ये क्या आएगी, यहाँ पे सेम एंट्री आएगी, आपने बनानी है नीचे बिल्कुल। और ये 2007 के अंदर की आएगी सेम एंट्री, 10 में क्या आ जाएगी, सेम एंट्री आ जाएगी। के डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट करेंगे और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा। रिटर्न रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट करेंगे और ट्रेडिंग क्रेडिट कर देंगे। दोनों ईयर्स में सेम आ जाएगी, क्योंकि अभी तक इन 2 सालों में कोई भी ना रिवैल्यूएशन परफॉर्म होगी ना इम्पेयरमेंट टेस्टिंग होगी। लेकिन आपका एसेट जो है सर, आपका एसेट जो है इम्पेयर हो रहा है 2010 के अंदर आके। तो 2010 को हम यहाँ कंटिन्यू कर लेते हैं। 31 दिसंबर 2010 आपने पहले डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करना, उसके बाद क्योंकि साल के स्टार्ट पे जो वैल्यू होगी आपके पास, आप उसी पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे होगे, ना कि एंड वाली वैल्यू पे। अब हम देखेंगे सर मेरे एसेट का रिकवरेबल अमाउंट जो है वो आ कितना रहा है। जनरल एंट्रीज वगैरह हम यहाँ बना लेंगे, यहाँ साइड में वर्किंग कर लेते हैं कि सर मेरे एसेट का कैरिंग अमाउंट है कितना आज, और मेरे एसेट का रिकवरेबल अमाउंट आ कितना रहा है। रिकवरेबल अमाउंट दो चीज़ आती हैं सर, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, सेकेंड चीज़ वैल्यू इन यूज, एंड विच एवर इज हायर। सबसे पहले मुझे क्या निकालना है सर, कैरिंग अमाउंट निकालना है। तो कैरिंग अमाउंट निकालने का तरीका सर, मेरे पास 2007 के अंदर मेरे पास अमाउंट हो चुका था 1500, जो सर उसके मतलब मीन अगर समझें, अगर 2008 के स्टार्ट पे था हमारे पास 1500 का अमाउंट, और ये साल चला 2008, 9 और 10, 3 साल हम इसको यूज़ कर चुके हैं। तो सर 8 के स्टार्ट पे कितनी लाइफ थी हमारे पास, 19 साल लाइफ बची थी। तो अगर हम करें 1500 या फिर 1.5 मिलियन बोलें, इसको डिवाइड करवा दें किससे सर, 19 से। जैसे आपकी लाइफ टोटल कितनी 19 साल थी, और आपने इसको 3 साल यूज़ कर चुके हो, तो मीन्स आपका 31 दिसंबर 2010 में आके कितनी लाइफ बची है। आपने 3 साल यूज़ किया, तो आपने 19 में 3 माइनस किया, बचा आपके पास 16। तो आपके पास आज कैरिंग अमाउंट कितना आ रहा है सर, आपके पास कैरिंग अमाउंट आ रहा है कोई 1.263 मिलियन 157। इसको एड कर लेते हैं, ये आप लोगों ने खुद भी चेक करना है। उसके बाद सर फेयर वैल्यू जो आ रही है आपकी, वो आ रही है 6 लाख रुपए, और वैल्यू न्यूज है 7 लाख रुपए। 6 लाख और 7 लाख, इसमें से हायर गैस हमारे लिए 7 लाख रुपए, तो हम आ गया 7 लाख हमारे लिए विचेवर था। तो कितना अमाउंट आ गया सर मेरे पास, 563,158। ये मेरे लिए क्या है सर, ये मेरे लिए एसेट मेरा क्या हो चुका है, इतने अमाउंट से इम्पेयर हो चुका है, मेरा एसेट इतने अमाउंट से इम्पेयर हो चुका है, मेरे एसेट की वैल्यू इतने अमाउंट से कम हो चुकी है। तो 31 दिसंबर को हमने एंट्री पास करनी है। प्लान को डेबिट करना है सर,
563,158 से। लेकिन सर इसके अंदर हम लोगों ने स्टार्ट में हमने रिवोल्यूशन प्लस भी एक मेंटेन किया था। अब ये अमाउंट जितना रिवोल्यूशन सरप्लस खत्म हो चुका होगा उतना रिवर्स करेंगे, बाकी जो चीज़ होगी वो इम्पेयरमेंट लॉस जाएगी। मीन सर ये अगर ये 5,63,000 का जो अमाउंट है, अगर ये इम्पेयर हो रहा है तो पूरा का पूरा सर लाजमी नहीं है पूरा का पूरा ये इम्पेयरमेंट ही हो, लॉस ही हो मुझे। क्योंकि अगर लेट से स्टार्ट में अगर मैंने कोई रिवोल्यूशन परफॉर्म की हुई है, अगर मेरे पास कोई रिवोल्यूशन सरप्लस का अमाउंट है, तो जितना अमाउंट बचा है हमारे पास रिमेनिंग होगा उतना अमाउंट से हम क्या करेंगे, उसको रिवर्स करेंगे। तो हम चेक कर लेते हैं सर हमारा कोई अमाउंट बच भी रहा है नहीं। हमारे पास अमाउंट था 550 से, जिसमें से हमने 28,947 यहाँ माइनस किया, यहाँ रिवर्स किया 2009 में और 2010 में, तो 3 साल का हम रिवर्स कर चुके हैं। तो अगर हम करें 5, एक छोटी ये वर्किंग नंबर 1 थी मेरे लिए, ये वर्किंग नंबर 2 कर लेते हैं कि सर रिवोल्यूशन सरप्लस के अकाउंट में बचा कितना बैलेंस होगा। अगर हम डायरेक्ट करें तो 550, सर इसकी लाइफ थी कोई 19 साल और 3 साल से आप यूज़ कर चुके हैं इसको, तो बची कितना सर 16 सर। तो 550 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाय 19, ये आ गया कोई 421,053 से। या दूसरा तरीका है आपके पास ये कि आप 550 लिखें, माइनस कर दें इसमें से 28,947, 28,947 मल्टीप्लाई बाय 3 साल आप यूज़ कर चुके हैं इसको, तो 550 माइनस 28,947 मल्टीप्लाई बाय 3। सॉरी अमाउंट गलत लिख दिया, ये आ रहा है हमारे पास 463,158, और ये भी हम कर रहे हैं तो ये भी आ रहा है 463,158। मीन दोनों तरीक़ों से हम लोग रिवर्शन सरप्लस का अमाउंट निकाल सकते हैं कि रिमेनिंग कितना बचा है। तो यहाँ पे हम पहले रिवर्शन सरप्लस को रिवर्स कर लेते हैं, 463,158, और बाकी जो बचेगा सर वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, मीन्स इम्पेयरमेंट। ये आपके पास आ गया कोई 1 लाख। दोबारा से हम लोगों ने सर यहाँ पे हमने पहले मैच हम लोगों ने देखा कि हमारा एसेट जो है ऑब्सोल्यूट हो चुका है 2010 में आके। तो 2010 में हमने देखा कि हमारे एसेट की जो लाइफ थी साल के स्टार्ट पे जब हम लोगों ने रिविजन परफॉर्म की थी, तो वो थी सर कोई अमाउंट 1.5 मिलियन 2008 के स्टार्ट पे। 19 साल लाइफ बची थी, जिसको हमने सर 3 साल यूज़ किया तो बची हमारे पास 16 साल। तो 16 साल को हमने मल्टीप्लाई किया, 19 से डिवाइड करवा दिया, तो अमाउंट कितना है सर हमारे पास 1,263,158। उसको हमने कंपेयर करवाया किस रिकवेबल अमाउंट से हमारे, जो कि हायर ऑफ होता है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल या वैल्यू इन यूज़, जिसमें से वैल्यू इन यूज़ ज़्यादा थी हमारे पास 7 लाख रुपये। इसको हमने कंपेयर करवाया कैरिंग अमाउंट से, तो हमारे पास इम्पेयरमेंट आ रहा था सर मेरे पास कोई 563,158 से। मीन्स मेरा एसेट क्या हो चुका है, इतने से अमाउंट से इम्पेयर हो चुका है। तो इस अमाउंट में जितना रिवैल्यूएशन सरप्लस का अमाउंट इंक्लूड था वो हमने उसमें से रिवर्स किया, बाकी गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। अगर ये सवाल क्लियर हो चुका है, इस सवाल को दोबारा से अपने पास करने की कोशिश करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 करने की कोशिश करें, सलामत इंटरप्राइजेस। ये बिल्कुल सेम सवाल है। इसमें सिर्फ 2 साल की ट्रांजेक्शन मांगी हुई है। इस सवाल को देखें, 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करें, उसके बाद इसका सोल्यूशन आपको सेंड कर देता हूँ ताकि आप लोग
हाथ के हाथ मैच भी कर जाएगा। लेकिन वीडियो को पॉज करके खुद करने की कोशिश करना है पूरे सवाल को लाजमी। नंबर 16 था हमारे पास में। अगर आपने पॉज नहीं की होगी तो लॉस आपका होगा। ये आ गया आपका सलामत एंटरप्राइजेस। आप चेक कर लें सारी एंट्रीज वगैरह आपके हिसाब से जो आपने बनाई है, कोई मिस्टेक वगैरह तो नहीं है उसमें। ये सवाल हम ऑलरेडी तकरीबन कर चुके हैं IAS 16 के अंदर। एक तरीके से आप लोगों का रिवीजन भी हो रहा है। चेक कर लें आपका इम्पेयरमेंट लॉस सेम आ रहा है। आपने जो अमाउंट रिविजन सरप्लस की रिवर्स करी वो सेम है। इम्पेयरमेंट लॉस का अमाउंट सेम आ रहा है आपके पास। हर साल की डेप्रिसिएशन जो है सेम आ रही है। रिविजन सरप्लस जो रिवर्स कर रहे हो आप हर साल वो सेम है। एक एक चीज़ चेक करें। और जिस साल हम लोग इम्पेयरमेंट जो रिवैल्यूएशन परफॉर्म करेंगे उस टाइम हम क्या करेंगे, जितनी भी एक्यूमुलेटेड होगी उसको रिवर्स करेंगे उसी टाइम पे। जैसे लास्ट सवाल के अंदर वो 31 दिसंबर को था, तो 31 दिसंबर को कर रहे थे कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी चार्ज कर रहे थे, फिर दोबारा से उसको रिवर्स भी कर रहे थे हाथ के हाथ। लेकिन यहाँ क्या साल के स्टार्ट पे हो रहा है नेक्स्ट ईयर के। तो ये ख्याल रखना है कि जब भी रिविजन परफॉर्म होगी तो साल के स्टार्ट में उस जिस टाइम भी होगी उस टाइम हमें रिवर्स करनी है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। वो मीन्स अपने एसेट को किस पे लेके आना है, WDV पे लेके आना है। यहाँ तक बात क्लियर है? जो गलती हुई आप पूछ सकते हो बाद में, अगर समझ में ना आए तो। उसके बाद सर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 हो गया 17 का। ये बिल्कुल ईजी सवाल है, आप लोग खुद भी कर सकते हो। मैं एक दफ़ा रीड कर देता हूँ। एज पार्ट ऑफ द एनुअल रूटीन, सही रूटीन हमारी कि हम इम्प्लीमेंट क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। द टेस्टिंग द वैल्यू ऑफ इट एसेट टू सर्टेन द इम्पेयरमेंट इफ एनी। अगर कोई इम्पेयरमेंट है तो चेक कर लेते हैं। मैं टेस्टिंग हर साल करते हैं लोग ना। इन्फॉर्मेशन दी हुई है आपको। आपको एसेट का WDV दी हुई है, वैल्यू इन यूज दी हुई है, फेयर वैल्यू दी हुई है। तो ये दो चीज़ें काम आएंगी आपका रिकवरेबल अमाउंट फाइंड करने के लिए। जो भी इसमें ज़्यादा होगी वो आप कंपेयर कर लोगे उससे। उसके बाद लिखा हुआ द एवरी एसेट इज सोल्ड थ्रू द पब्लिक टेंडर। सर जितना भी एसेट होगा वो सोल्ड होगा किसके ज़रिए से, पब्लिक टेंडर के ज़रिए से। विच कॉस्ट अराउंड 50,000। मीन्स अगर लेट से ये आपके लिए क्या बन जाएगी, कॉस्ट टू सेल बन जाएगी। अगर लेट से अगर आपको एसेट बेचना है तो ये बिकेगा सर पब्लिक टेंडर के थ्रू। उस जिसकी कॉस्ट कितनी लग रही है सर, 50,000 रुपये। उसके बाद मीन्स ये मेरे लिए कॉस्ट टू सेल बन जाएगी। ये मेरे लिए बन जाएगी कॉस्ट टू सेल। उसके बाद सर एसेट A and C आर रिक्वायर्ड टू बी dismantled at the time of sales and the cost of dismantling rupees 100,000 and 200,000 respectively, and these costs already include in the cost of asset। ये cost already include हुई है। उसके बाद the sale agreement of the asset are prepared by the company's legal advisor whose annual fee is rupees 365,000 and it takes 4 days to go as a draft as a sale agreement। तो ये कॉस्ट जो है सर ये अभी हम सेल नहीं कर रहे हैं और ये मीन्स ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट है हमारे लिए, तो इसको हम अभी अकाउंट फॉर नहीं करेंगे। तो हमारे लिए सर कौन सी मेन चीज़ है, 50,000 मेन है, फेयर वैल्यू, वैल्यू इन यूज़ एंड द WDV। तो उसको हम डायरेक्ट यहीं कर लेते हैं कि अब अगर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल निकालना है हमें तो इसमें से 50 यहाँ से माइनस करना है, 50 यहाँ से माइनस करना है और 50 यहाँ से माइनस करना है।
सर ये आ जाएगा आपके पास 2450, ये हो गया 1350 और ये हो गया कोई 1950। क्लियर है बात यहाँ तक? अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे कि इनमें रिकवरेबल अमाउंट कौन सा बन रहा है हमारे लिए। तो हम देखें तो सर हमारे लिए 3100 ज़्यादा है या 2450? तो 3100 ज़्यादा है हमारे लिए, 3100 बन जाएगा एसेट ए का रिकवरेबल अमाउंट। सेकेंड वाले एसेट के लिए सर 1350, मेरी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट से ज़्यादा आ रही है। और लास्ट वाले के लिए सर 1950, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट से। अगर मैं देखूं कि मेरे पास कोई इम्पेयरमेंट वगैरह आ रही है, तो मुझे कैरिंग अमाउंट को कंपेयर करना है। ये डब्ल्यू मेरा कैरिंग अमाउंट है, तो कंपेयर करवाऊँ तो सर 3200 में से अगर मैं माइनस करूँ, देखूँ कि 3200 ज़्यादा है या मेरे लिए रिकवरेबल अमाउंट ज़्यादा है। तो मेरा रिकवरेबल अमाउंट जैसे 3100 मैंने बुक्स में रिकॉर्ड किया हुआ है, इसको 3200 रुपये मीन्स मैंने ज़्यादा से रिकॉर्ड किया हुआ है। 100 से मुझे क्या चार्ज करनी है, सर मुझे चार्ज करनी है इम्पेयरमेंट। उसके बाद सर एसेट नंबर बी जो है हमारे पास 1500 से, उसकी डब्ल्यू कितनी है, 1500 रुपये बुक्स में रिकॉर्ड है 1500 रुपये, लेकिन उसकी रिकवरेबल अमाउंट ज़्यादा से ज़्यादा कितना है सर 1350, मीन मैंने 150 से क्या किया हुआ है, ज़्यादा पे रिकॉर्ड किया हुआ है इसको। उसके बाद सर मेरे एसेट का जो कैरिंग अमाउंट है वो आ रहा है कोई 1700 रुपये, लेकिन मेरे एसेट का जो रिकवरेबल अमाउंट है वो है 1950 रुपये, मीन्स मैंने अपने एसेट को कम पे ही रिकॉर्ड किया हुआ है। ये अच्छी चीज़ है, ज़्यादा पे रिकॉर्ड नहीं किया हुआ। मीन्स मेरे एसेट की जो रिकवरेबल अमाउंट है फेयर वैल्यू कॉस्ट, फेयर वैल्यू जो है ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मेरा कैरिंग अमाउंट। तो इसमें कोई भी मेरे लिए इम्पेयरमेंट नहीं है। यहाँ तक बात क्लियर है? उसके बाद सर क्वेश्चन नंबर 18 ईजी है, आप कर सकते हो खुद भी। क्वेश्चन नंबर 19, ये करने से पहले हम इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं ताकि सवाल को सॉल्व करने में आसानी हो मुझे। प्रिपेयर द एक्सट्रैक्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द ABA लिमिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव प्रॉपर्टीज फॉर द ईयर 31 मार्च 2016। ये सवाल इसका बनाना है सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मीन्स आपको SOCI बनानी है और SOFT बनानी है। तो एक्सट्रैक्ट बनाने हैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, तो आप ये सवाल पढ़ें, एक दफ़ा रीड करें और खुद करने की कोशिश करें। जी सर, इस सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक हो रही थी क्योंकि चार्ट वगैरह कॉपी करते सही हुआ नहीं, तो इस सवाल को मैंने IKP QB से निकाला है, ये QB का सवाल है। तो हमारे अकाउंटिंग के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, और IKP के हिसाब से ये क्वेश्चन नंबर 9.1 है QB का हमारे। ओके सर, स्टार्ट करते हैं। रिक्वायरमेंट वगैरह वही है हमारे लिए कि प्रिपेयर द एक्सट्रैक्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द ABA लिमिटेड इन द रिस्पेक्ट ऑफ द अबव प्रॉपर्टी फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2016। 31 मार्च 2016 के हिसाब से हमें क्या करनी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है, एक्सट्रैक्ट बनाने हैं हमें। फिर लिखा है स्टार्ट में, सवाल रीड करते हैं। द ABA लिमिटेड कंडक्ट इट्स एक्टिविटी फ्रॉम द टू प्रॉपर्टीज, a head office in the city center and the property in the countryside where the staff training is conducted। ओके सर, दो एसेट हैं उसके पास, एक सिटी सेंटर में और एक कंट्री साइड में। यहाँ पे वो क्या करता है, अपना स्टाफ को ट्रेनिंग देता है। बोथ प्रॉपर्टीज वर एक्वायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2013 एंड हैड एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 25 ईयर विद नो रेजिडुअल वैल्यू। मीन्स 2013 1 अप्रैल को सर उसने क्या करा है, दोनों प्रॉपर्टी एक्वायर की, और जिसकी लाइफ थी सर 25 साल, और जिसकी लाइफ से 25 साल और कोई भी रेजिडुअल वैल्यू नहीं है।
The company has a policy to the carrying amounts its land and the building at current values. However, the until the recent property price has not been changed for the some years. कोई प्रॉपर्टी के प्राइस वगैरह चेंज नहीं हो रहे. On 1st October 2015, on 1st October 2015, the property were revalued by the firm. The detail of this, the original cost are. मीन्स सर आपने एक्वायर किया का 1 अप्रैल को, आपने एक्वायर कर रहे हो 1 अप्रैल को, और ऑन 1 अक्टूबर को क्या करवा रहे हो आप अपने एसेट को रिवैल्यू करवा रहे हो. तो मीन्स कितना टाइम के बाद हम रिवैल्यू कर रहे हैं सर अपने एसेट को. देखें अप्रैल से लेके 31 मार्च तक 1 साल, 2014 तक, 15 में हम आए तो ये हो गए 2 साल, और अप्रैल से लेके अक्टूबर तक, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, मीन्स सर ये होगा 6 महीने. तो आपके पास मीन्स आप 2.5 ईयर्स के बाद क्या कर रहे हो, अपना रिवैल्यूएशन परफॉर्म करवा रहे हो, अपने एसेट को रिवैल्यू कर रहे हो. ओके, कॉस्ट कितनी है, ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, रिवैल्यूएशन अमाउंट कितना आ रहा है. तो हेड ऑफिस जो है जिसकी लैंड की कॉस्ट है, हेड ऑफिस में जो लैंड की कॉस्ट है वो आ रही है कोई 50,000 500,000 से, और बिल्डिंग की कॉस्ट आ रही है 1.2 मिलियन से ऑन 1 अप्रैल 2013. रिवैल्यूड अमाउंट है सर वो आ रहा है कोई 1 अक्टूबर 2015 में 7 लाख से, और 13,50,000 से. उसके बाद ट्रेनिंग प्रेमिसेस जो है सर 1 अप्रैल 2013 में लैंड है 3 लाख से, और बिल्डिंग है 9 लाख से, और रिवैल्यूड हो रहा है सर 15 को. लैंड की कॉस्ट हो गई 3,50,000, और बिल्डिंग की कॉस्ट हो गई 6 लाख से. अगर कोई इसमें इम्पेयरमेंट होगी तो उसको भी हमें चेक करनी है. उसके बाद सर नीचे लिखा हुआ था फॉल इन द वैल्यू ऑफ ट्रेनिंग प्रीमिसेस इज ड्यू mainly to damage done by the use of heavy equipments during training. सर ट्रेनिंग प्रीमिसेस क्या हो चुकी है, मेनली डैमेज हो चुकी है किसकी वजह से, हैवी इक्विपमेंट यूज़ करने की वजह से. द सर्वेसर हैज़ also reported that the expected life of the training property in its current use will only be further 10 years. मीन्स 31 अक्टूबर 2015 को आके पता चला कि इसकी फर्दर लाइफ जो बची है वो बची है सिर्फ और सिर्फ 10 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ वैल्यूएशन, जब से हमने वैल्यू की है. मीन्स 31 अक्टूबर 2015 से हमने जब वैल्यू करा है उसके बाद से हमारी लाइफ कितनी बची है सर, सिर्फ और सिर्फ 10 साल. उसके बाद द एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ द हेड ऑफिस रिमेन सेम अनअल्टर्ड. Not the ABA Limited treat its land and building as a separate asset. हम लैंड एंड बिल्डिंग को कर रहे हैं अलग अलग एसेट कंसीडर करेंगे. Depreciation is based on the straight line method from the date of purchase and the subsequent revaluation. तो ये सवाल एक दफ़ा आप लोग खुद पढ़ लिया है मैंने, एक दफ़ा आप खुद ट्राई करने की कोशिश करो. वीडियो को 2 मिनट के लिए मीन्स वीडियो को पॉज पे करो, उसके बाद सवाल को खुद करो पूरा. भले गलत करो मसला नहीं है, लेकिन जितना हमने सीखा उसको अप्लाई करने की कोशिश करो. फिर वीडियो स्टार्ट करके इसका सोल्यूशन देखें. ओके सर स्टार्ट करते हैं. इस लाइन को दिमाग में दोबारा से कंसिडर करने के एबीएट लिमिटेड ट्रीटेड इट्स लैंड एंड बिल्डिंग एज सेपरेट एसेट.
मीन्स अगर लैंड में हमें देखें यहाँ पे गेन होता हुआ दिख रहा है, नॉर्मली अगर डेप्रिसिएशन को छोड़ के देखूँ मैं, तो 3 लाख का एसेट है, 3.5 पे आ चुका है, तो मीन्स 50 का गेन हो रहा है। यहाँ पे 9 लाख का एसेट था, डेप्रिसिएशन करने के बाद एसेट हमारा 60 पे नहीं, 6 लाख पे नहीं आ सकता, क्योंकि डेप्रिसिएशन आ रही है, मैं 25 से डिवाइड करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 लाख तक नहीं पहुँच सकता। तो मीन्स यहाँ पे हमें लॉस होगा, यहाँ पे हमें गेन हो रहा है, तो इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते कोई एक जगह, क्योंकि दोनों के आपस में सेपरेट एसेट है। तो ये ख्याल रखना है इस बात को। हमें स्टेटमेंट बनानी है, तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं हम लोग यहाँ पे। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। एक्सट्रैक्ट में से उस समय बस एक्सपेंस आ रहे हैं, तो लेस कर लेते हैं एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस में मेरे पास आएगा सबसे पहले डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस किस चीज़ के आ रहे होंगे? एक तो हेड ऑफिस का आ रहा होगा, ये दोनों बिल्डिंग्स का आ रहा होगा, एक हेड ऑफिस की और एक ट्रेनिंग प्रेमिसेस की। इनको हम वर्किंग में कंसिडर कर लेंगे रुपीज़। उसके बाद अगर इम्पेयरमेंट लॉस अगर कोई है तो वो भी हम क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे। अभी हमें पता नहीं है कि इसमें इम्पेयरमेंट है या नहीं, लेकिन हमें फिर भी एक डाल देते हैं। अगर नहीं होगी इम्पेयरमेंट तो डैश कर देंगे हम। अगर बाद में अगर नहीं होती तो डैश डाल दें, नंबर नहीं कटेंगे तो कोई भी। उसके बाद हम बना लेंगे ABA लिमिटेड की फाइनेंशियल पोजीशन। ABA लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ, पेपर में बिल्कुल इस तरीके से ही काम करना है। फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट्स as on 31st March 2016 rupees। एसेट नॉन करंट एसेट, जिसमें आ जाएगा आपके पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। और अगर कोई नीचे रिवैल्यूएशन सरप्लस का अमाउंट अगर आ रहा है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ के अंदर, ये पूरा लिख लेना आप लोग। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में कोई अगर आ रहा है अमाउंट तो हमने वो भी क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, हमने एक चार्ट बना लिया, एक स्ट्रक्चर हमने मेंटेन कर लिया। उसके बाद हमें कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। हम समझे वर्किंग नंबर पेज हमारा बराबर नहीं है। वर्किंग का पेज हम ऊपर से कंसीडर करते हैं।
ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमें चाहिए 2016 का एक्सट्रैक्ट। तो 13 से लेके 15 तक जितना भी हुआ, 31 मार्च तक 2015 तक, वो हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है, लेकिन हमारा कैरिंग अमाउंट निकालते वो हमारे लिए रेलिवेंट हो जाएगा। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल मालूम करूँ बात, अगर डेप्रिसिएशन परफॉर्म करनी है, मुझे डेप्रिसिएशन चाहिए मुझे सबसे पहले, तो मैं करना क्या होगा, हमारे पास डेप्रिसिएशन आ रही होगी, डेप्रिसिएशन वर्किंग है मेरे लिए। डेप्रिसिएशन का फाइंड करूँ मैं, तो सर लैंड पे तो कोई भी डेप्रिसिएशन परफॉर्म नहीं होगी हमारे पास। लेकिन अगर बात करें बिल्डिंग की, तो सर बिल्डिंग जो है 31 अक्टूबर तक हमारे पास यूज़ होगी। मीन्स 6 महीने हमने क्या करना है, मशीन को यूज़ करना है, सॉरी बिल्डिंग को यूज़ करना है। तो अगर 6 महीने की अगर मैं डेप्रिसिएशन चेक देखें कि सर 1 अप्रैल 15 से लेके 1 अक्टूबर 15 तक, तो कितनी अमाउंट आएगी सर डेप्रिसिएशन की। 1200 को डिवाइड कर देंगे हम लोग, मीन्स 1.2 मिलियन को डिवाइड कर देंगे 25 से, मल्टीप्लाई कर देंगे 6/12 से। तो आप लोगों ने खुद कैलकुलेट भी करना है। तो चेक करें आप लोग, सबके पास 24 आ रहा है। ये किसकी है सर, ये हेड ऑफिस की बात कर रहा है। उसके बाद ये कौन सी चीज़ है सर, इन पर हेड ऑफिस है। और अब हम निकाल लेते हैं किसकी, ट्रेनिंग प्रीमिसेस की। वो भी सर डेट सेम आएगी, 1 अप्रैल 15 से लेके 2015 से लेके 1 अक्टूबर 2015 तक। अमाउंट कितना है सर उसका, उसका अमाउंट है 9 लाख रुपए। तो 9 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 6/12। 9 लाख डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 6/5। तो ये आ गया कोई 18,000 से। सबका अमाउंट सेम है, एक बार चेक कर लें। उसके बाद हेड ऑफिस का डेप्रिसिएशन आएगी सर। हेड ऑफिस की डेप्रिसिएशन आएगी 1 अक्टूबर से लेके 1 अक्टूबर 15 से लेके 31 मार्च 2000 31 मार्च 2016। और यहाँ आ जाएगी ट्रेनिंग प्रीमिसेस की 1 अक्टूबर 2015 से लेके 31 मार्च 2016 तक। अमाउंट हमें निकाल के दिया हुआ है कि यार 1 अक्टूबर को मेरा अमाउंट कितना हो जाएगा एसेट का, हेड ऑफिस प्रीमिसेस का 135, वो 1,350,000 से। तो 1,350,000 अमाउंट होगा मेरे पास। और इसकी लाइफ जो है वो चेंज नहीं हो रही है। इसकी लाइफ चेंज नहीं हो रही है अगर, तो मैं चेक करना है कि अमाउंट लाइफ बची कितनी है हमारे पास। इसके अलावा 6 लाख जो है हमारे पास, 6 लाख की लाइफ हो चुकी है चेंज। हमने नीचे पढ़ा कि लाइफ जो हो चुकी है फर्दर डेट ऑफ वैल्यूएशन से ले के बाद से कितनी लाइफ बची, 10 साल। तो उसको हम सिर्फ और सिर्फ डिवाइड किससे करेंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे 10 से, और मल्टीप्लाई कर देंगे 6/12 से, कि इसकी लाइफ जो बची है वो 10 साल बची है, और ये चलेगा सिर्फ और सिर्फ 6 महीने। तो कितना अमाउंट आ जाएगा सर इसका, ये आ जाएगा कोई 30,000 से। और अगर मैं डायरेक्ट डेप्रिसिएशन चेक करूँ इसकी, 9 लाख वाली वो इस वाले अमाउंट की, अगर कोई अमाउंट चेंज नहीं हो रहा, तो सर इस एसेट को मैं 2.5 साल यूज़ कर चुका हूँ। 2.5 साल यूज़ कर चुका हूँ, तो मेरी लाइफ कितनी थी, 25 साल लाइफ थी। तो इसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी बचेगी सर, अगर मैं 25 में से 25 साल लाइफ थी मेरे पास और मैं 2.5 साल यूज़ कर चुका हूँ, तो ये बचेगी कोई 22.5। अमाउंट जब हमारा रिवैल्यू हो रहा है, हमारे पास अमाउंट जब रिवैल्यू कर रहे हैं, तो अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड करते हैं हमेशा हम लोग किसके, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ से। अगर हमारे एसेट का WDV या कॉस्ट चेंज हो जाती है,
हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं रिमेनिंग यूजफुल लाइफ से, WDV को। तो हम क्या करेंगे, इसको 22.5 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब मेरे में एसेट की लाइफ कितनी बची है, 22.5। उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 6/12 से, ये आ जाएगा मेरे पास 30,000 से। दोबारा से बात कर लेते हैं। यहाँ तो बात क्लियर होगी कि 25 साल लाइफ बची थी, मतलब 25 साल लाइफ थी, साल के स्टार्ट से लेकर कोई रिविजन परफॉर्म नहीं हुई थी, तो अमाउंट लाइफ भी सेम थी, अमाउंट भी सेम था, तो 6 महीने हमने निकाल लिया। लेकिन इसके बाद जब 31 अक्टूबर को हमारे पास अमाउंट चेंज हो रहा है, यहाँ से हमारे पास क्या हो रहा है, रिवोल्यूशन परफॉर्म हो रही है, रिवैल्यू हो रहा है मेरे एसेट का अमाउंट, रिवोल्यूशन परफॉर्म हो रही है। तो 1 अक्टूबर को मेरा अमाउंट कितना हो गया, 1350,000। और इसकी लाइफ जो थी 2.5 साल यूज़ कर चुका था मैं ऑलरेडी, तो अब लाइफ कितनी बची इसकी, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ बची 25.5। तो 22.5 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और 6 महीने चलेगा ये रिमेनिंग, क्योंकि मतलब 6 महीने यहाँ यूज़ हुआ ये, और 6 महीने कहाँ यूज़ होगा, यहाँ यूज़ होगा, तो ये अमाउंट आ गया। और लेकिन इस वाले केस में सर क्या था, इस एसेट में 22.5 तो बची थी लाइफ, लेकिन एसेट को हमने इतना हैवी इक्विपमेंट यूज़ करने की वजह से, मेरा एसेट की यूज़फुल लाइफ जो बची थी वो सिर्फ 10 साल बची है। तो हमने इसको रिमेनिंग यूज़फुल लाइफ से नहीं डिवाइड किया, हमने इसको जो लाइफ बताई गई थी सवाल के अंदर कि 10 साल चलेगी ज़्यादा से ज़्यादा, वो यूज़ करी। मीन्स मेरी रिमेनिंग यूज़फुल लाइफ हमारे हिसाब से कितनी थी, 22.5, लेकिन एसेट की कंडीशन के हिसाब से कितनी बची है, सिर्फ 10 साल। तो हमने इसको करना है 10 साल से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई 6/12। मीन्स ये एसेट 6 महीने यहाँ यूज़ हुआ और 6 महीने यहाँ यूज़ हुआ, ये एसेट यहाँ यूज़ हुआ 6 महीने और यहाँ यूज़ हुआ। तो टोटल डेप्रिसिएशन हम चेक कर लें, तो हमने अलग अलग करी है, हेड ऑफिस की अलग हो यहाँ। तो टोटल कितनी हो गई हमारे पास, ये दोनों हमारे पास हेड ऑफिस है, तो 24,000 + 30, ये होगा 54, और 18 + 30 ये होगा 48,000। 54 एंड 48, 54,000 एंड 48,000, ये मेरे लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। उसके बाद इम्पेयरमेंट वगैरह चेक कर लेते हैं, मे भी कोई इम्पेयरमेंट हो। यहाँ से बात हमने कंप्लीट की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की। उसके बाद वर्किंग करते हैं हम लोग इम्पेयरमेंट की, तो चेक कर लेते हैं सर, पहले वाला एसेट जो था मेरे पास, उसके एसेट, हेड ऑफिस वाले एसेट की बात कर रहे हैं हम लोग, वर्किंग नंबर 2। हेड ऑफिस वाला जो एसेट है मेरे पास सर, वो उसका जो एक्चुअल कैरिंग अमाउंट है या हिस्टोरिकल, क्योंकि इससे पहले कोई इम्पेयरमेंट टेस्टिंग नहीं हुई, तो ये मेरे लिए क्या बनेगा, एक्चुअल कैरिंग अमाउंट। ये कितना आ रहा है सर, मेरे पास अमाउंट था 1200 से, मेरे पास लाइफ थी सर इसकी टोटल 25 साल, जिसको मैंने यूज़ कर लिया सर, कितने साल यूज़ किया हमने इसको 2.5 साल यूज़ किया। मीन्स इसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी बची होगी, 22.5, ये जो WD भी फाइंड कर रहे होंगे हम लोग, जिस तरीके से हमने मल्टीप्लाई किया था इसको, तो 1200 मल्टीप्लाई बाय 22.5 डिवाइडेड बाय 25, तो ये अमाउंट आ रहा था कोई 1080 से, 3 जो कॉमन ले लें अगर हम लोग तो ले। इसके अलावा मेरी फेयर वैल्यू कितनी आ रही है सर, यहाँ पे अभी, यहाँ मेरी फेयर वैल्यू आ रही है, फेयर मार्केट वैल्यू इसको हम बोलते हैं, वो आ रही है कोई 1350 से। मीन्स मेरा एसेट क्या हो रहा है सर, मेरा एसेट HCA से ऊपर जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, रिवेशन परफॉर्म करेंगे थ्रू OCI। कितने से आया सर ये अमाउंट, ये आ रहा है 1350 से, 1350 माइनस 1080, ये अमाउंट आया 270 से।
270 से अमाउंट आ रहा है मेरे पास, ऊपर जा रहा है मेरा एसेट। उसके बाद सर मीन्स हमने एंट्री के पास की होगी, हम लोगों ने प्लान को डेबिट किया होगा 270 से, और रिवर्शन सरप्लस क्या रिवर्स अपना थ्रो सी आई क्या क्या होगा, क्रेडिट किया होगा 270,000 से। उसके बाद 31 मार्च को आगे हमने क्या करना है सर, हमारे पास डेप्रिसिएशन आनी कितनी चाहिए थी सर, टोटल 24,000 से, लेकिन अब आ कितनी रही है सर, 30,000 से। मीन्स मेरा डेप्रिसिएशन अमाउंट में कितने ज़्यादा आ रहा होगा, तो 6,000 से ज़्यादा अमाउंट आ रहा होगा। तो 6,000 से हम क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे यहाँ पे, मीन्स रिवोल्यूशन सरप्लस डेबिट करेंगे और रिटर्निंग क्रेडिट कर देंगे 6,000 से। मीन्स 24,000 आना चाहिए था, लेकिन आपका आ कितना रहा है, 30,000। या तो 270 का अमाउंट था हमारे पास, इसकी रिमेनिंग लाइफ बची कोई 22.5। तो अगर 270 को डिवाइड कर दूं मैं 22.5 से, तो अमाउंट आ रहा है 12,000 से, लेकिन ये हमें यूज़ करना है 6 महीने के लिए, तो ये अमाउंट आएगा 6,000 से। हम क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, रिवोल्यूशन सरप्लस डेबिट कर देंगे, रिटर्निंग मीन्स ट्रांसफ़र कर देंगे कहाँ पे, रिटर्न अर्निंग के अंदर, कि हमारा प्रॉफिट जो कम आ रहा है 6,000 रुपये से, वो रिवोल्यूशन सरप्लस की वजह से आ रहा है। उसके बाद हेड ऑफिस की बात कर ली हमने, मीन्स यहाँ तो कोई इम्पेयरमेंट नहीं होगी। सेकेंड में हमारे ट्रेनिंग प्रेमिसेस के अंदर, यहाँ हमने चेक किया कि यहाँ हमारे एसेट का जो है हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट या हमारा एक्चुअल कैरिंग अमाउंट जो है क्या आ रहा है, तो यहाँ हमारे पास अमाउंट था 900 से, तो 900,000। सर लाइफ थी 25 साल, और सर रिमेनिंग कितनी बची थी, 22.5। मीन्स यहाँ हम 10 नहीं ले सकते, क्योंकि रिमेनिंग जो 2.5 साल यूज़ करने के बाद जो बची है हमारे पास, वही हमारे लिए रिमेनिंग फुल लाइफ है अभी फिलहाल। 25 और 22.5 मीन्स अगर कोई भी इम्पेयरमेंट ना होती, कोई भी अगर एसेट मेरा ख़राब ना होता, तो मैं सर मेरे पास लाइफ बचती 22.5, लेकिन बची कितनी, 10 साल। तो अभी हम लोग कितने लेंगे, 22.5 लेंगे डब्ल्यू फाइंड करने के लिए। तो 900,000 मल्टीप्लाई बाय 22.5 डिवाइडेड बाय 25, यह आ गया 810। और से मेरे एसेट का जो अमाउंट आ रहा है, वो आ रहा है कोई 6 लाख से। तो मीन्स मेरा एसेट क्या आ रहा है सर, मेरी एसेट की फेयर वैल्यू कहाँ आ रही है, नीचे आ रही है 6 लाख से। तो मीन्स मेरा एसेट जो है सर 210 से क्या हो चुका है सर, इम्पेयर हो चुका है 210,000 से। तो हम इसमें क्या करेंगे, नीचे लेके आएंगे, तो एंट्री पास होगी इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट एंड पीपी क्रेडिट डायरेक्ट 210। 210 से क्या करनी है हमने, 210 से इम्पेयरमेंट भी चार्ज करनी है। ये टोटल मेरे लिए इम्पेयरमेंट होगा। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद अब हमें चाहिए सर एस ओ एफ टी के एक्सट्रैक्ट बनाने हम लोगों को। तो हम अगर चेक करें तो सर लैंड की कॉस्ट जो होगी वो हमारे पास क्या रहेगी, 7 लाख हो जाएगी, और ट्रेनिंग प्रेमिसेस की लैंड की कॉस्ट जो है वो होगी 3.5 लाख रुपये। तो फिर यहाँ पर हम इसी को एडजस्ट कर लेते हैं। ये हमने कर दिया लैंड, और ये कर दिया बिल्डिंग। लैंड कितनी हो गई सर, 7 लाख से, प्लस 3.5 लाख से, 3.5 लाख से, ये रिवैल्यू होने के बाद। तो इसका जो रिवैल्यूएशन सरप्लस का अमाउंट होगा वो जाएगा रिवैल्यूएशन सरप्लस के अकाउंट में।
और बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग की कॉस्ट हो गई थी कोई 1350 से प्लस 600 से, 1350 प्लस 600। इसको सर ने डेप्रिशिएट भी किया है सर रिवैल्यू होने के बाद। तीस और 30 से मीन 60,000 से हम क्या कर देंगे इसको, 60,000 से हमने इसको डेप्रिशिएट भी किया है, तो अमाउंट आ जाएगा हमारे पास 1350 प्लस 600 माइनस 60, यह आ गया 1890। के बाद सर रिवैल्यूएशन सरप्लस के अकाउंट में आते हैं हम लोग। समझे यही वर्किंग है हमारे लिए, ये सब चीज़ें, क्योंकि लैपटॉप की बैटरी बहुत जल्दी से ख़त्म हो रही है, इसलिए मैं यहीं पर वर्किंग कर लेता हूँ उसको। ये मेरे लिए वर्किंग है, आप लोगों को वर्किंग अलग से कर लेना, यहाँ मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। लैंड जो है सर, अगर मैं लैंड को देखूँ यहाँ पे, तो सर लैंड मेरे पास कितने से रिवैल्यू हुई सर, 200 रुपये से, और यहाँ रिवैल्यू हो रही है 50 से। तो टोटल लैंड कितने से रिवैल्यू हुई सर, 250 से। तो लैंड आ गई 250 से। 2.5 लाख से। उसके बाद जो हमारे पास जो बिल्डिंग है, सर बिल्डिंग रिवैल्यू हुई मेरे पास ट्रेनिंग प्रेमिसेस की तो सर एम्पेयर हो चुकी थी, लेकिन यहाँ की क्या हो चुकी है सर, रिवैल्यू हुई है। रिवेशन सरप्लस में आई 270 से, 270 में से माइनस करना है 6,000 रुपये। 270 माइनस 6,000 रुपये, तो 270 माइनस 6,000, ये आ गया 264,000। इनको अगर हम सम कर लें प्लस 2.5 लाख, ये जाएगा 5,114,000। और ऊपर वाली वैल्यू का टोटल कर लेते हैं, 1050 और 1890, ये हो गया 29,400,000। अगर आप बोल रहे हैं कि एसेट बराबर नहीं है इक्विटी प्लस लायबिलिटी के, तो ये हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट बनाया है, ना कि टोटल। तो ये टोटल अमाउंट आ जाएगा, ये दोनों को प्लस करने के बाद है। तो यहाँ तक आप सवाल देखो, आप लोगों ने जो गलती करी उसको आइडेंटिफाई करो, जो समझ में नहीं आया पूछना मुझसे। इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।